हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 7th अध्याय मानव स्मृति। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मानव स्मृति चैप्टर है हमारा। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि हम जो है मानव जो ये स्मृति है इसका स्वरूप जानेंगे कि स्मृति कहते किसे हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना अथवा उसका प्रहसन करना है जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। यानी कि स्मृति को अगर हम जाने तो इसे जो है याददाश्त भी हम कह सकते हैं। स्मृति का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कितने समय तक कोई किसी सूचना को धारित करके रख सकता है और जरूरत पड़ने पर जो है उसका प्रहसन कर सकता है, वो होती है हमारी स्मृति। ओके, और इसमें यह भी बता रखा है जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। ओके, अब इसकी जो है कुछ अवस्थाएं दी गई है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि स्मृति की अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहली है हमारी कूट संकेतन, सेकंड भंडारण एंड पुनरुद्धार। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छे से जो है आपको ये रीड करनी है। तो कूट संकेतन के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या बताया गया है। कूट संकेतन ये पहली अवस्था है जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है। यानी कि कूट संकेतन का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई सूचना पहली बार हमारे मस्तिष्क में स्मृति तंत्र में पंजीकृत होती है, ओके, तो तब होता है हमारा कूट संकेतन। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है, किसी न किसी प्रकार से किसी भी ज्ञानेंद्रिय को जब कोई बाहरी उद्दीपक जो है वो प्रभावित करता है तो यह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। ओके, और इसमें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है। और इसमें क्या बताया गया है कि कूट संकेतन में आने वाली सूचनाओं का ग्रहण किया, जो इन सूचनाओं को ग्रहण किया जा सकता है तथा उससे कोई अर्थ व्युत्पन्न किया जा सकता है। ओके, तो वो होती है हमारी कूट संकेतन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सेकंड है भंडारण। सबसे पहले किसी भी सूचना का पंजीकरण हुआ, भंडारण में क्या हुआ, यह हमारी द्वितीय अवस्था है। इसमें क्या बताया गया है, सूचना जिसका कूट संकेतन किया गया उसका भंडारण भी आवश्यक है। यानी कि हमें कोई भी सूचना मिली तो कितने समय तक जो है हमें हमारे स्मृति तंत्र में उस सूचना को स्टोर करके रखना है, उसका मतलब होता है भंडारण, जिससे कि उस सूचना का बाद में उपयोग किया जा सके, जरूरत पड़ने पर उसको जो है बाहर निकाला जा सके। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारित की जाती है। किसी भी सूचना को जो है एक कुछ निश्चित समय के लिए जो है वो स्टोर करके रखना होता है हमारा भंडारण। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनरुद्धार की। इसमें क्या होता है, यह हमारी जो है स्मृति की तृतीय अवस्था है। इसमें क्या बताया गया है, सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, कूट संकेतन में हमें किसी भी सूचना का पंजीकरण हमारे स्मृति तंत्र में हुआ, फिर हमने जो है उसका भंडारण किया, फिर उसके बाद जो है पुनरुद्धार का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हमें किसी सूचना को, किसी भी मान लो क्वेश्चन हो गया, उसका हमें आंसर देना है, हमारे स्मृति तंत्र में वो पहले से स्टोर है, जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालना पुनरुद्धार हम इसे कह सकते हैं। ओके, और आपकी बुक में भी ऐसा दिया गया है कि सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य करने में पुनरुद्धार हमारी बहुत सहायता करता है। वो कौन कौन से,
जैसे समस्या समाधान, निर्णय इत्यादि के लिए जो है जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है, इस प्रक्रिया को पुनरुद्धार कहा जाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ ली है, कर लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सूचना एक हमारा उपागम दिया गया है, सूचना प्रक्रमण उपागम किसके द्वारा दिया गया है, ये जिसे जो है अवस्था मॉडल भी कहा जाता है। एटकिंसन एवं शिफ्रिन के द्वारा जो है 1968 में दिया गया है। स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया गया, इसे अवस्था मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और आगे इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो स्मृति में आपको मुख्य रूप से इन 3 टॉपिक्स के ऊपर जो है वो जिक्र मिलेगा। स्मृति तंत्र में 3 सूचनाओं को जो है वो इकट्ठा किया गया है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली है हमारी संवेदी स्मृति, फिर है अल्पकालिक स्मृति और फिर है दीर्घकालिक स्मृतियां। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवेदी स्मृति की। इसमें क्या होता है, कोई भी नई सूचना पहली संवेदी जो है वो स्मृति में आती है, पहले जो है वो संवेदी स्मृति में आती है। संवेदन स्मृति की संचय क्षमता को बहुत तेज होती है, किंतु इस अवस्था की अवधि बहुत कम होती है, 1 सेकंड के अनुसार जो है वो मानी गई है। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना की परिशुद्धता से ग्रहण करता है। अक्सर इस तंत्र को संवेदी समृद्धि या संवेदी पंजिका कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले हमारी आती है संवेदी स्मृति। इसमें क्या होता है, यानी कि कोई भी सूचना जब हमारी संवेदी स्मृति में वो जो है घर करती है तो उसकी जो संचय क्षमता बहुत तेज बताई गई है और जो है अवधि जो है इसकी बहुत कम बताई गई है। 1 या 2 सेकंड के लिए ही वह सूचना हमारे अंदर जो है वो रह पाती है। किसी भी चीज को हमने अचानक से देखा तो वो हमारे मस्तिष्क में एक पल के लिए स्टोर होगी, फिर अपने आप जो है वो चली जाती है। ये है हमारी संवेदी स्मृति। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्पकालिक स्मृति के बारे में। अल्पकालिक स्मृति में क्या बताया गया है, जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं, यानी कि जब भी हमारा किसी वस्तु के ऊपर ध्यान पड़ता है वह हमारी द्वितीय स्मृति भंडारण में प्रवेश कर जाती है, जिसे अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जो थोड़ी सूचना को थोड़े समय तक रख पाती है। ओके, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु के ऊपर ध्यान देते हैं, कोई वस्तु हमें आकर्षित करती है तो उसका जो परिणाम है वो कुछ ही समय तक हमारे जो है वो अंदर रह पाता है, इसे हम बोलेंगे अल्पकालिक स्मृति। और इसमें क्या बताया गया है, एटकिंसन एवं शिफ्रिन अल्पकालिक स्मृति में सूचनाओं का कूट संकेतन मुख्य रूप से धनात्मक होता है। यानी कि अल्पकालिक स्मृतियों में सूचनाओं को जब कूट संकेतन होता है, यानी कि पहला जो पंजीकरण होता है वो धनात्मक होता है। ओके, और इसमें हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। थर्ड है हमारी दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति में क्या बताया गया है, स्मृति का ऐसा स्थायी भंडार है, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्मृति तंत्र में लंबे समय तक भंडारण करके रखी जा सकती हैं, जहां सूचनाएं चाहे वह कितनी भी नई क्यों ना हो, नई से लेकर कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, सारी की सारी जो है वो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में संचित होती है, उसे कहते हैं हम दीर्घकालिक स्मृति। ओके, उसके बाद जो है इसमें क्या बताया गया है, दीर्घकालिक स्मृति के बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, चयनात्मक अवधान। इसमें क्या बताया गया है कि चयनात्मक अवधान पहली नियंत्रण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कौन सी सूचना संवेदी ग्राहकों से अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करेगी। तो चयनात्मक अवधान का मुख्य कार्य क्या होता है, यह हमें सुनिश्चित कराता है कि कौन सी जो सूचनाएं हैं वो संवेदी ग्राहकों से अल्पकालिक स्मृति में जो है वो प्रवेश करेगी। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं
उसके बाद हमारा इसी में एक टॉपिक बताया गया है कि खंडीय विधि किसे कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि खंडीय विधि क्या है। तो इसमें क्या होता है, अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया को अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है। जो अल्पकालिक स्मृति, इसमें क्या बताया गया है, अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया है जो अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है, उसे कहते हैं हम खंडनीय विधि। ओके, खंडीयन विधि। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो हमसे क्या पूछा गया है, परिक्रमण स्तर। उसके बाद हम जान लेते हैं परिक्रमण स्तर जो है, परक्रम स्तर है ये है वर्ड हमारा परक्रम स्तर। ओके, तो इसमें क्या बताया है, ये क्रैक एवं जो है लॉकहार्ट के द्वारा जो है 1972 में दिया गया है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि सूचनाओं का कोई स्तर पर विश्लेषण संभव है। सूचनाओं का जो है वो कई स्तरों पर विश्लेषण संभव होता है। कोई भी इसके भौतिक या रचनात्मक गुणों के आधार पर विश्लेषण कर सकता है। इसमें क्या होता है, यानी कि सूचनाओं का जो विश्लेषण है वो कई स्तरों पर संभव बताया गया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है मनोवैज्ञानिक, भौतिक या संरचनात्मक गुणों के आधार पर जो है इन सूचनाओं का विश्लेषण कर सकता है। परक्रमण स्तर में हमें ये सब बताया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम किसी सूचना को जिस तरह से संकेतित करते हैं हमारी स्मृति उसी का परिणाम होती है। इस तथ्य का महत्व अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, हम किसी भी सूचना को जिस तरह से संकेतित करते हैं हमारी स्मृति उसी का परिणाम होती है। यानी कि जैसी सूचनाओं को हम अपने अंदर संग्रहण करते हैं वैसा ही हमें जो है वो उसका परिणाम देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद हम जो है ये दीर्घकालिक स्मृति के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है। स्मृति के प्रकार जो है वो दो तरीके से बताए गए हैं। एक घोषणात्मक स्मृति होती है हमारी और दूसरी है प्रक्रिया मूलक। तो घोषणात्मक स्मृति में हमें जो है कुछ इसमें मुख्य जो है वो तथ्य शामिल होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम शामिल होता है या फिर जो है तिथि शामिल होती है। और तथ्य में हम देखें तो जैसे कि मेंढक उभयचर प्राणी है, ये होती है हमारी घोषणात्मक स्मृतियाँ। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सेकंड होती है हमारी प्रक्रिया मूलक। इसमें क्या होता है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ कौशल आवश्यक होते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति में मुख्य कौशल पाए जाते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। जैसे हो गया साइकिल चलाना, बास्केटबॉल खेलना और चाय बनाना आदि। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें क्या बताया गया है, टोल्विंग ने दी है घटना परक स्मृति। उसमें इन्होंने क्या बताया है, मानव जीवन चरित्र से संबंधित सूचनाएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन चरित्र से संबंधित सूचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। घटना परक स्मृति, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यक्ति के साथ घटित कोई घटना। ओके, हमारे निजी जीवन से संबंधित स्मृतियां घटना या घटना परक स्मृति बनती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्मृति। इसमें क्या होता है, सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता की स्मृति है। सभी प्रकार के संप्रत्यय, विचार तथा तर्क संगत नियम जो है वो आर्थिक स्मृति में संचित होते हैं। यानी कि सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता की स्मृति को इसे माना गया है आर्थिक स्मृति। इसमें जो है सभी प्रकार के व्यक्ति के संप्रत्यय, विचार और जो है तर्क संगत नियम वगैरह, जो सिद्धांत वगैरह उसने बनाए हुए हैं वो सब शामिल होते हैं हमारी आर्थिक स्मृति में। ओके,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान। इसमें क्या होता है, संप्रत्यय के बारे में हम जान लेते हैं। किसे कहा गया है, उन वस्तुओं और घटनाओं के मानसिक संवर्ग से है जो कई प्रकार से या एक दूसरे के समान होते हैं। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, उन व्यक्तियों, उन वस्तुओं और घटनाओं के मानसिक संवर्ग से है जो कई प्रकार से एक दूसरे के समान होती है। ओके, सन 1969 में एलन कोशिश एवं रोस क्यूलियन ने एक ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती है, यानी कि हमारी जो सूचनाएं है वो श्रेणीबद्ध होती है तथा इसकी एक जालीदार संरचना भी इसमें बताई गई है। इस संरचना के तत्व को निष्पादन बिंदु कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमसे क्या पूछा गया है, स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के रूप में। तो इसमें क्या बताया गया है, वर्डलेट ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, न कि पुनरुद्धारात्मक प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, अर्थपूर्ण सामग्री यथा कहानियां, गद्य, दंत कथाएं इत्यादि का उपयोग करते हुए वर्डलेट ने यह समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कोई विशिष्ट समृद्धि व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्यों, अभिप्रेरणा, वीर्यता तथा अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक हमारा टॉपिक आता है इसमें विषमरण के स्वरूप के कारण हम जान लेते हैं विषमरण। ओके, इसका विषमरण का अर्थ होता है भूलना, यानी कि कोई व्यक्ति जो है चीजों को भूल कैसे जाता है, या उसके अंदर कोई ऐसा विकार है, या कई बार जो है लंबे समय तक सूचनाओं को बार बार रिपीट न करने के कारण हम भूल जाते हैं। भूलने के जो है वो कई कारण हो सकते हैं। तो इस संप्रत्यय का जो है वो प्रतिपादन हर्बन एबिंगहॉस के द्वारा किया गया है। इन्होंने क्या बताया है कि हर्मन एबिंगहॉस ने विषमरण के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम जो है कर्मिक प्रयास किए हैं। इन्होंने निरर्थक शब्दांशों की सूची जो व्यंजन स्वर व्यंजन अक्षरों से बना था तथा इन्हें सीवीसी ट्राइग्राम्स कहा जाता है, जैसे NOK या SCP, या आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हम कैसे चीज़ों को भूल जाते हैं या भूली हुई चीज़ों को जो है दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। ओके, तो आगे इनमें इन्होंने क्या बताया है, विषमरण के कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले है हमारा चिन्ह ह्रास के कारण विषमरण। ये जो है चिन्ह क्या होता है कि चिन्ह के कारण जो है हमारे विषमरण का यह कारण बनता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें बताया गया है कि स्मृति चिन्ह, स्मृति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ संशोधन करती है जो मस्तिष्क में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है जिन्हें स्मृति चिन्ह कहा जाता है। ओके, ये हमारे मस्तिष्क में जो है परिवर्तन लाती है स्मृति चिन्ह। और सेकंड इसमें क्या बताया गया है, अवरोध के कारण विषमरण। तो अवरोध के कारण विषमरण कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने और याद करने में विभिन्न पदों के बीच सहचर्य स्थापित होता है और एक बार सहचर्य स्थापित हो जाने के बाद यह स्मृति जो है अशक्त रहता है, यानी कि यह पूरी तरीके से सीख ली जाती है। तो अवरोध के कारण क्या होता है, सहचर्य बनाना पड़ता है सीखने और भूलने में। ओके,
थर्ड है हमारी पुनरुद्धार असफलता के कारण विस्मरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि विस्मरण न केवल एक समय के बाद स्मृति चिन्हों के ह्रास के कारण होता है या प्रहसन के समय स्वतंत्र रूप से संचित सहचरियों के बीच प्रतिद्वंदता के कारण होता है, बल्कि प्रहसन के समय पुनरुद्धार के संकेतों के अनुपस्थित रहने या अनुपयुक्त होने के कारण भी होता है। पुनरुद्धार के संकेत वे साधन हैं जो हमें स्मृति में संचित सूचनाओं को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यानी कि अगर हम किसी सूचनाओं को, वही मैं आपको बता रही थी कि किसी भी सूचना को हमने एक बार देख लिया, ध्यान दे लिया, हमारे स्मृति में वो चली गई, बार बार हमें जरूरत पड़ने पर या फिर उसे हम याद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जो है माइंड से निकल जाएगी वो बातें। ओके, तो ये 3 सिद्धांत हैं, ये आप अच्छे से रीड कर लेना। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मृति वृद्धि के बारे में। यानी कि स्मृति जो है हमारी, उसे इंक्रीज कैसे किया जाए, उसे सुधार उसमें जो है वो कैसे लाया जाए। तो इसमें क्या बताया गया है, स्मृति सुधार की बहुत सारी युक्तियां हैं। बहुत सारी युक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें स्मृति सहायक संकेत कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्मृति सहायक संकेत किसे कहते हैं। ओके, इनमें क्या होता है, इनमें से कुछ प्रतिमाओं के उपयोग पर जोर देते हैं और कुछ अधिगम सामग्री के स्वयं निर्मित संगठन पर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो आगे इसमें क्या बताया गया है कि प्रतिमाओं के उपयोग से स्मृति सहायक संकेत जो है, इस प्रकार की स्मृति सुधार विधि में याद किए जाने वाली सामग्री तथा इसके इर्द गिर्द स्पष्ट प्रतिमाओं की संरचना की जाती है। ओके, इसमें क्या होता है, इसकी भी मुख्य 2 विधियों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि प्रमुख विधि जो है वो मुख्य शब्द विधि है और स्थान विधि है। जान लेते हैं मुख्य शब्द विधि, आपके जो है वो बुक में दिया भी हुआ है ये, कि मुख्य शब्द विधि में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी आती है और आप किसी विदेशी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी का कोई शब्द जिसकी ध्वनि उस विदेशी भाषा के शब्द से मिलती जुलती है तो आप उसकी जो है वो पहचान आसानी से कर सकते हैं। ओके, उदाहरण लेकर भी हमें इसमें बताया गया है कि आपको स्पेनिश भाषा का शब्द जो है पोटो याद करना है, जिसका अर्थ होता है बतख, और आप अंग्रेजी भाषा में जो है पोट शब्द ले सकते हैं। फिर मुख्य शब्द जो है पोट और याद किए जाने वाले शब्द पोटो दोनों को एक अंतः क्रिया करते हुए कल्पना कीजिए, और जो है पानी का बर्तन पोट हो गया जैसे, और जो है एक बतख को बोला जाता है। तो ऐसे जो है आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, आप यहीं से भी, यहाँ भी अच्छे से ये देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल देके समझा रखा है। तो इसमें क्या हुआ कि विदेशी भाषा को सीखने की यह विधि रटने की विधि से अधिक अच्छी होती है। इसमें क्या बताया गया है, यानी कि हम किसी नई चीज को सीखना चाहते हैं, इंटरमिक्स करके जो है हम चीजों को सीख सकते हैं, खुद का अनुमान लगा के भी इस चीज को हम ऐसे याद कर सकते हैं मेल करके। इसमें क्या होगा कि हमें किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दूसरे का मेल करवा के हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं। मुख्य शब्द विधि में यही आपको बताया गया है। सेकंड हम बात कर लेते हैं स्थान विधि। इसमें क्या बताया गया है कि स्थान विधि का उपयोग करने के लिए याद किए जाने वाले पदों को पहले वस्तुओं की दृष्टि प्रतिमा के रूप में एक स्थान में व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम में पदों को याद रखने की विधि बहुत उपयोगी होती है। इसके लिए पहले उन वस्तुओं और स्थानों की कल्पना कीजिए जिसके क्रम से आप भली भांति परिचित हो। फिर जिस वस्तुओं को आप याद करना चाहते हैं उन्हें एक एक स्थान से संबंधित कीजिए। उदाहरणार्थ बाजार जाते समय आपको ब्रेड, अंडा, टमाटर, साबुन याद रखना है,
तो आप मन में सोचेंगे कि ब्रेड और अंडा रसोई के लिए काम आ सकता है, और जो है टमाटर मेज पर, और जो है साबुन स्नान घर में रखा जाता है। जब आप बाजार पहुंचेंगे तो रसोई से स्नान घर तब तक मानसिक रूप से चलेंगे, और जिन वस्तुओं को खरीदना है आप जो है उन्हें पुनः याद करके और जो है उनको खरीद सकते हैं सामान को। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन के उपयोग से समृद्धि सहायक संकेत। इसमें क्या है, संगठन का तात्पर्य याद की जाने वाली सामग्री में एक कम सुनिश्चित करना है। इसमें क्या बताया गया है, क्रम सुनिश्चित करना होता है। ओके, कि संगठन का तात्पर्य याद की जाने वाली सामग्री में एक क्रम सुनिश्चित करना है। इसमें देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है कि इसकी दो विधि है मुख्य रूप से, एक खंडीय विधि है और एक जो है प्रथम अक्षर विधि। तो इसमें क्या बताया गया है, खंडीय विधि में हमें बताया गया है कि अल्पकालिक स्मृति का उल्लेख करते समय हमने देखा कि किस प्रकार खंडन से अल्पकालिक स्मृति की क्षमता जो है वो बढ़ाई जा सकती है। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है खंडन विधि का, कि हम अल्पकालिक स्मृति को कैसे और अधिक जो है वो बढ़ा सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं प्रथम अक्षर तकनीक के बारे में। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि प्रथम अक्षर तकनीक को प्रयुक्त करने के लिए याद किए जाने वाले प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को उससे एक शब्द या वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे इंद्रधनुष का रंग जो है VIBGYO रेड R हो गया। जैसे इसे हम जो है विबग्योर नाम से याद कर सकते हैं। इसमें हमारे जो इंद्रधनुष के सातों रंग भी याद हो गए और हमें एक ऐसा वर्ड मिल गया जिससे हम इसे आसानी से जो है याद कर सकते हैं। ओके, तो ये तकनीक जो है आपकी जो है किसी भी चीज को, सूचना को याद रखने के लिए जो है मुख्य मानी गई है प्रथम अक्षर तकनीक। उसके बाद जो है इसी में आगे दिया गया है कि आवश्यक रूप से ध्यान देने योग्य बातों को हम देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो इनमें क्या बताया गया है, सबसे पहले हमारी आती है गहन स्तर का परिक्रमण कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है, यदि आप किसी सूचना को अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो गहन स्तर का परिक्रमण हमें करना होता है। ये जो है वो क्रैक और जो है लॉकहार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि सूचना के स्थायी गुणों पर ध्यान देने की बजाय उसके अर्थ के रूप में परिक्रमण किया जाए तो अच्छी स्मृति होती है। गहन स्तर के परिक्रमण में सूचनाओं से संबंधित जितना संभव हो सके प्रश्न पूछे जाएं और उसके अर्थ तथा संबंधों को आपस में जोड़ा जाए। इस प्रकार नई सूचना हमारे पूर्व स्थापित ज्ञान और दृष्टिकोण का एक हिस्सा बन जाती है और इसके याद रखने की संभावना भी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जो है गहन स्तर का परिक्रमण करना बहुत आवश्यक है। गहन स्तर का परिक्रमण का मतलब हो गया कि किसी भी सूचना को हम याद कर रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी गहराई में जाके उसे समझा जाए। सेकंड हम बात कर लेते हैं अवरोध हटाएं, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं आ रही है किसी चीज को याद करने में, सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। इसमें क्या होता है, अवरोध विस्मरण का प्रमुख कारण है, अतः जितना संभव हो सके इसे दूर रखने का प्रयास किया जाए। ओके, बीच में हमें किसी भी चीज को याद करते समय अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो पहले उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस कारण से मैं इस अवरोध को पहले हटा सकता हूं ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना होए और हम उस सूचना को बहुत ही अच्छे से जो है वो याद कर सके। ओके, उसके बाद हमें बताया गया है कि पर्याप्त पुनरुद्धार संकेत रखिए। इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ याद कर रहे हैं
हो तो उस सामग्री में निहित कुछ पूर्णोद्धार संकेतों को पहचानिए और अपने पढ़ने या याद करने की सामग्री के अंशों में जो है इसे जोड़ दीजिए। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो है आपको इसी चैनल पे आगे वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।